इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है हमारी पूछताछ कर करके लड़कियां फोटो कहाँ खिंचाती हैं इतना 1-2 फीट की दूरी रखती है हमेशा, उनको दिमाग में वही है सुंदर यादव। 100 साल जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं कि 100 साल की उम्र हो, एक दिन में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान, वेटरन एक्टर यशपाल शर्मा, टैलेंटेड यंग एक्टर मनु सिंह और फिल्म के प्रोड्यूसर पीयूष दिनेश गुप्ता जी। इनकी फिल्म इंटेरोगेशन एक ग्रिपिंग क्राइम थ्रिलर है जो सिर्फ कहानी नहीं, एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी भी है। तो चलिए जानते हैं इनके एक्सपीरियंस, चैलेंजेस और फिल्म के पीछे की कहानी उनकी जुबानी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है TV9 पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसा कि मैंने इंटेरोगेशन का एक इंट्रोडक्शन दिया, क्या उस साइकोलॉजिकली कितना ज़्यादा एक दूसरे से मर्ज करती है ये थ्रिलर? ये मैम अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो साइकोलॉजिकली एक तो मेंशन करती है, साथ में ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो आपने कभी देखी नहीं होगी। उसका सिंपल रीज़न ये है कि अभी तक हमने जितनी भी मर्डर मिस्ट्रीज देखी हैं उसमें मोस्टली सस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो ढूंढ रहा होता है किसने मारा। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे चारों अलग अलग सस्पेक्ट है और सब कह रहे हैं मैंने मारा, मर्डर एक हुआ है और उन जज को जिन्होंने मारा हर सस्पेक्ट कह रहा है मैंने मारा। तो अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंफ्यूज है कि भाई मारा किसने है क्योंकि मारा एक ही ने और सब बोल रहे हैं मैंने मारा। तो क्यों बोल रहे हैं और किसने मारा, कैसे पकड़ेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा और जब सस्पेंस खुलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे 100%। जी बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई पीयूष जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, कि एक हॉलीवुड टच भी हमें नजर आया, क्योंकि हमने उनके भी बड़े इंटेरोगेशन रूम के ड्रामा देखे हैं जब वो 3-4 लोगों की अपने इंटेरोगेशन करते हैं और जिस तरीके से खूबसूरती से वो पर्दे पर आता है। क्या ऐसी कोई इंस्पिरेशन थी बनाने मैम, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, अगर आप मेरा जितना भी पहले का भी काम देखेंगे, चाहे रक्तांचल देख लीजिए, शिक्षा मंडल देख लीजिए, जो बहुत ही अपने आप में हिट हुए, हमने कभी भी मैम मैं हॉलीवुड में देखता ही नहीं। उसका रीज़न है क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि हमें अपनी देश की मिट्टी की कहानियाँ बनानी है। मैं कभी भी कोई भी कहानी कहना चाहता हूँ वो कहना चाहता हूँ जो हमारी देश की मिट्टी के साथ जुड़ी हो, ताकि क्या है आपको कहीं से भी इंस्पिरेशन ना मिले। तो जब ये डायरेक्टर मेरे पास कहानी लेके आए थे ना, तो मैं हमेशा सोचता हूँ एक ऐसी कहानी कही जाए जो अलग हो, जो लोगों ने ना देखी हो, और तभी हम सबको इंटरेस्ट भी आता है, आई थिंक, जितना मैं करेक्ट हूँ। तो जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई तो मुझे सबसे अच्छा ही इस कहानी का ये लगा कि एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें हर कोई कह रहा है मैंने मारा है। मतलब चोर हमेशा, हमारी कहावत है ना कि चोर हमेशा बोलते हैं भाई मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे चोर है कि हर कोई बोल रहा है हाँ मैंने चोरी की है, मुझे पकड़ो, लेकिन पुलिस वाला पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि की है किसी एक ने। अब इन चारों में से कैसे सबको तो अरेस्ट कर नहीं सकता, तो उसके लिए उसकी मेहनत हो रही है कि किसने मारा, क्यों मारा और आखिरी में क्या निकलेगा। तो ये सबसे डिफरेंट था इस कहानी का, इसलिए हमने इस कहानी को बनाया। यशपाल जी, आप पर आते हैं। आप बेहतरीन एक्टर हैं, ये तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप कभी भी कोई भी फिल्में या सीरीज़ जो भी कुछ आप करते हैं, उसकी क्या एक प्रोसेस होती है? मतलब आप पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं, या आपने सिर्फ एक कैरेक्टर आपका जिस तरीके से लिखा हो उस पर आप हामी भरते हैं? तो इंटेरोगेशन के लिहाज में वो दोनों में से वो क्या चीज़ थी? देखिए, ऐसा है जैसे मैंने तकरीबन 85 से मैं थिएटर कर रहा हूँ जी। तो 85 का मतलब हुआ 15 और 25-40 साल तकरीबन हो गए। तो इतना थिएटर करने के बाद फिर इंडियन थिएटर में चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने MA ड्रामा किया। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से मैंने NSD पास किया, 3 साल का एक्टिंग ट्रेनिंग। फिर 2 साल रिपेट्री किया, फिर मैं बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा, फिर उसके बाद काम कर रहा हूँ। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अगर सुई चलाने से काम करता है तो मैं तलवार क्यों उठाऊं? क्या बात है। तो इतनी ही मेहनत करना, मतलब मैं गधे की तरह बोझा नहीं ढोना चाहता कि आम वर्क, मुझे मालूम है किसके लिए कितनी मेहनत करनी है। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जहाँ 4-4 महीने, या नाटक तो होते ही हैं, खैर फिल्में भी ऐसी होती हैं कुछ जो 4-4 महीने में मोबाइल साइड में रख करके और उसमें डूब जाना पड़ता है, या उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, उसके हाव भाव, आना जाना, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है। लेकिन मैं सच बताऊं, इस फिल्म के लिए मैंने मेरे ख्याल से 1 हफ्ता काम किया होगा, ज़्यादा नहीं बस। लेकिन क्योंकि मेरे बहुत करीब था और कुदरती ऐसा हुआ कि मैं बचपन मेरा वहाँ बीता है, पूरा स्कूलिंग तक, जहाँ पर
चपरासियों के 20 क्वार्टर थे और वहाँ यूपी के, बिहार के, पहाड़ के, हर मतलब राजस्थान के, हरियाणा के तो थे ही, सब तरह के लोग रहते थे और बचपन से मेरे खून में वो सब भाषाएं, वो सब हाव भाव, वो सब वो चलता पूरे रहा। डायलेक्ट से आप तो चलता था। रूबरू हैं जी। तो इसीलिए मुझे इतना सुई चलाने की तो जरूरत पड़ी, लेकिन तलवार नहीं। और मैम ये कहना चाहूँगा, सर की सुई भी तलवार के वो हिसाब से ही हमें होती है वो सर, हम ये उससे- लेजेंड। वो इसीलिए ट्रेनिंग इसलिए ली जाती है कि भैया किस तरीके से आप सही जगह सही दिशा में काम करें। जी यशपाल जी, इसी से रिलेटेड क्योंकि आपने थिएटर का जिक्र किया और आपने बताया हमें कि कैसे जब जहाँ सुई की ज़रूरत है तब वहाँ सुई चलानी चाहिए, तलवार नहीं। तो एक एक्टर के लिए ये कितना ज़रूरी है कि वो ये समझें कि एक्टिंग भी एक पढ़ाई है जो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है। कमर्शियल एक्टिंग और आपकी तरह जो हम थिएटर से आए हुए मंजे हुए कलाकार को जब देखते हैं तो वो हर जनरेशन के लिए रेलेवेंट होते हैं। क्योंकि मनु की ये डेब्यू है, तो मैं चाहूँगी कि आप मनु के लिए भी और बाकी तमाम जो लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको ये समझाएं कि कितना महत्वपूर्ण है। जी, मैं आपको एक बात बता दूं, कम से कम 120 के ऊपर फिल्में हो गई हैं मेरी, और ज़्यादातर नए एक्टर भी, स्टार पुत्र भी, और प्रोड्यूसर के बेटे भी, डायरेक्टरों के बेटे भी, हर तरह के लोगों के साथ मैंने काम किया है। और मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही गिने चुने लोग ऐसे मिले हैं मुझे जो पहली फिल्म में, क्योंकि ये मनु जो है, मनु ने स्ट्रगल इतना कर चुका था उससे पहले कि आदमी फ्रस्ट्रेशन की हद तक मतलब चला जाए, डिप्रेशन, पता नहीं डिप्रेशन तो नहीं होगा इतनी यंग एज में, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ही वो हमने देखा था। तो उस तरीके से पहली फिल्म के अंदर इतना परफेक्ट होना, इतना मेहनती होना, आपकी एक शब्द भी गलत हो गया तो रीटेक, क्योंकि ये डबिंग नहीं है, ये सिंक साउंड है, तो आप गलती कर ही नहीं सकते। आपको टेक में जो भी करना है यहीं करना है, आपकी आवाज़ भी यहीं से जाएगी, आपके हाव भाव भी यहीं से जाएंगे। इसने कभी भी किसी भी टेक को ऐसा नहीं बोला कि जब थोड़ी सी भी गलती हो गई अगर, तो ऐसा नहीं बोला कि हाँ ठीक है यार चलेगा, नहीं। और मैंने बहुत सारे एक्टर ऐसे देखे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी आप ले सकते हैं, खाद का तो ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, रहने दीजिए, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, किसी को हम अगर उठा नहीं सकते तो कम से कम गिराएं तो ना। उठाने के लिए तो हम उठाना ही चाहिए हमेशा, लेकिन गिराना तो नहीं चाहिए कम से कम। ये है कि मेरा एक्सपीरियंस, पहले मुझे ये लगा कि यार ये नया एक्टर है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और चैलेंजिंग रोल है सारे इसके अंदर, बहुत कम कास्ट है और कमाल का एक स्क्रिप्ट है जिसका कंटेंट मैं इसको बोलता हूँ साइको थ्रिलर। मर्डर मिस्ट्री की बजाय साइको थ्रिलर, मतलब ये हर आदमी की साइकोलॉजी से जुड़ता है और रिलेशनशिप इतनी कमाल की है और धीरे धीरे प्याज की तरह परतें खुलती है। क्या बात है। और मैं बाकी लोगों को भी सबको ये कहना चाहूँगा कि इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी हम बात करते थे जब ये नहीं होता था कि इससे हम इतना सीख रहे हैं, इतनी मेहनत करता था ये। अब तो क्योंकि लाखों लोग सुन रहे हैं तो बोलने दो भाई, सामने कोई बात नहीं, लेकिन हम अब क्या, तब हम सामने बोलने से डरते थे, या डरते क्या थे, अच्छा भी नहीं लगता कि मुंह पे तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब तो कर सकते, ये तेरे सामने नहीं या लाखों लोगों के सामने है, तो इनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से। जब डायरेक्टर भी बोल दे कि हाँ ओके इट्स ओके, हमारे अजय जी बोलते थे कि ओके है मेरे लिए, ओके नहीं सर एक और करेंगे। ये अंदर अनकंफर्टेबलनेस दिखती है, वो बोलते हैं ना कि एक अच्छा रोल मिले या आप एक अच्छे प्रोसेस से गुजर रहे हो तो आपको नींद कैसे आ जाती है, नींद नहीं आ सकती आपके अंदर मतलब ये कोई डेली सोप नहीं है कि डायलॉग बोल दिया तो ओके है। ये आपकी फीलिंग्स, ये वो बॉडी, पूरा हाव भाव, आंख, जेस्चर, पोस्चर सब काम करता है। इसमें मैम एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा मनु के लिए, सर ने तो बहुत अच्छा बताया। अभी ये तो सेट की बात है, जब हम सिलेक्ट कर रहे थे तो हमने ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशंस रखे, तो 1.5-2 महीने तक ऑडिशन चलते रहे और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ नए लोगों के साथ काम करूँ, तो हमें हमारा विशाल मिल नहीं रहा था। तो एक दिन लकीली मैं ओल्ड महारा बॉम्बे में ऑडिशन में खुद ही बैठा हुआ था, तो एक एक्टर आता है और उसकी मूछें लगी हुई हैं,
तो मुझे लगा नकली? नकली मूछें थी। तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं ये विशाल लग रहा है, इसको टेस्ट करना चाहिए। क्या आपको पता था कुछ तो मुझे लगा कर आए? नहीं ऐसे? ये तो दूसरा ऑडिशन से आ रहा था। ऑडिशन के लिए गया हुआ था। अच्छा, ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जब वो देखा तो इसको मैंने ऐसे ही बुलाया कि भाई आओ जरा टेस्ट करते हैं। तो मैम इसने जब ऑडिशन दिया ना, इतना फ्रस्ट्रेशन में ऑडिशन दिया, तो मैंने इसको बोला कि यार तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो बहुत लग रहा है, पर कुछ चीज़ है जो तुमको रोक रही है, प्रॉब्लम क्या है? तो इसने बोला, एकदम इमोशनल हो गया, कहता है सर बहुत सालों से मैं ऑडिशन कर रहा हूँ, कुछ होता तो है नहीं, तो मुझे लगता है ये भी एक फालतू ऑडिशन है, मैं दे रहा हूँ सिर्फ। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, पहले आप मुझे गूगल कीजिए और इसकी सीरियसनेस को समझिए और दिल से एक बार करके देखिए। ये 1.5-2 घंटे में आया और इसने जो परफॉर्म किया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये एक एक्टर है जो कहते हैं ना आज की जनरेशन में भी अच्छे एक्टर हमको मिल सकते हैं। फिर हमारे जो सीरीज ऑफ ऑडिशंस हुए और इसने जो कमाल किया, मतलब अब मुझे लगता है मनु आप पर आने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि Introduction हो मेरे गया है। इंट्रोडक्शन से पहले दोनों ने आपका बखूबी इंट्रोडक्शन दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेहनत जाया नहीं जाती है, और आपका टैलेंट पहचानने वाले आपका टैलेंट पहचान लेते हैं, है ना? थैंक यू सो मच। मैंने जब उसका टीजर भी देखा तब भी मुझे लगा, मैंने 2 बार कंफर्म किया कि सच में ये डेब्यू है, सच में ये डेब्यू है। तब फिर आज मुझे यशपाल जी ने एक बार फिर से बताया कि डेब्यू, फिर आपने भी मुझे शायद अभी बताया कि ये डेब्यू है। जी जी। और दूसरी चीज़ ये है मनु कि आप 2 तरीके से लकी हैं। एक तो आपकी कास्टिंग बहुत ही प्योरिटी के साथ हुई है, जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ आपके टैलेंट के आधार पर आपकी कास्टिंग हुई है, और आपको इंटेरोगेशन जैसी फिल्म में यशपाल जी और राजपाल यादव जी के साथ काम करने का मौका मिला है। तो उन दोनों को देखकर वो एक जज्बा बढ़ जाता है कि एक्टिंग जो है सिर्फ कमर्शियल नहीं है, एक्टिंग के मायने जिंदगी में कुछ और हैं, और वो आपको एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। जी बिल्कुल। तो आप अपने किरदार और अब अपनी जो विशाल का किरदार आप इस फिल्म में निभा रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं सभी से बोलना चाहूँगा, आप थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। हमारे प्रोड्यूसर सर, हमारे को स्टार यशपाल दा इतना अच्छा बोल रहे हैं मेरे बारे में, और असल में बोलूँगा तो मुझे आदत नहीं है इसको सुनने की, और प्रोसेस इतना लंबा रहा है मेरा कि मैं ऑलमोस्ट हार मान ही गया था कि ये फिल्म, मतलब हर एक ऑडिशन, हर एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मैं फर्स्ट और लास्ट मान के चलता था। तो जब ये ऑडिशन आया, और ये आया भी नहीं, जैसे सर पीयूष सर बता रहे थे, मैं ऑडिशन देने किसी और का गया था नकली मूछें लगा के, और मुझे वहाँ से भगा दिया गया था, और मैं डिसअपॉइंटेड, दुखा हारा अपने वापस घर के और निकला। तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और उसने बोला कि यार एक और ऑडिशन हो रहा है, तो होया। तो उस समय मैं इतना डाउन फील कर रहा था, इतना लो फील कर रहा था कि मैंने बोला कि क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, घर चले जाते हैं। बट उसने बोला नहीं दे आ, क्या पता कुछ अच्छा निकल जाए। तो एज एन एक्टर मैं यही बोलूँगा कि लगे रहना चाहिए, आपको कभी नहीं पता कि आपका नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट बिग रोल कौन सा हो सकता है। और वही मैंने किया, मैंने बोला चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं जाता हूँ ऑडिशन देता हूँ। मैं ऑडिशन देने गया, अब जो फील कर रहा था मैं, जहाँ से लात खा के आया था वहाँ से निकला मैं, और मैंने वही ऐसे लो एनर्जी के साथ लाइनें बोली। इनको लुक पसंद आया तो उन्होंने मुझे बुला लिया, इन्होंने लाइनें बोली, मैं लाइनें कहने के लिए बोला, मैंने लाइनें बोली, तो मैं धीरे धीरे से ज़्यादा फील नहीं कर पाया उन लाइनों को। तो सर ने मुझे साइड में ले गए, उन्होंने बोला देख कुछ तो है जो मुझे दिख रहा है जो तू निकाल नहीं पा रहा। तो मैंने बोला सर ऐसे, मैंने अपना छोटा सा दुखड़ा सुना दिया। मैंने बोला यहाँ पे अब किसी को तो कहीं तो कुछ इजहार कर दूँ किसी के सामने में। तो जब सर को बताई कहानी तो उन्होंने बोला कोई नहीं, 1-2 घंटा ले लो, आप फिर से प्रिपेयर होके आओ और फिर ऑडिशन दो आप। तब मैंने एक जो फिल्म का बड़ा लंबा चंक था वो फटाफट मेमोराइज करके, जितना अपने आप उन लाइनों को अपना बना के मैं कह सकता था मैंने किया, और इनको समझ आया कि ये किरदार कहीं ना कहीं जा रहा है फिल्म के साथ। लुक तो जा ही रहा है पर जो एक्टिंग है वो भी जा रही है। जी मनु, जैसा आपका इंटेरोगेशन में तो डेब्यू हो गया है, मगर आपकी इतनी तारीफ सुन ली है, क्या हमारे चैनल के माध्यम से अगर एक डायलॉग आप इंटेरोगेशन का अगर कहें तो? आप अपना समय ले सकते हैं, मुझे बिल्कुल, पता क्योंकि है। इतनी सारी डायलॉग, इतने सारे लाइंस, इतनी सारे डायलॉग्स हैं फिल्म के, कोई बढ़िया सा इम्पैक्टफुल। वो जाओगे या जेल, उसको था ना तारा को इंटरोगेट करते हुए जब मैं बोलता हूँ कि आज तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगी या जेल, ये यहाँ पे पता चलेगा। यशपाल जी,
जब से OTT आया है तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी कलाकार हैं, जो नेपोटिज्म शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो एक सीरीज़ चलती आई है उसके इतर लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, लोगों को काम बेहतर मिल रहा है और हम कला का भी जो एक फ्रीडम है वो बड़ा है, तो OTT पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने मामला लीगल एक ज़बरदस्त सीरीज भी की है और आपने देखा है कि किस तरीके से उसका रिस्पांस आया है। अभी तो दोपहिया भी चल रही है। दोपहिया भी चल रही है जी, मैं लाइन से उस पर आने वाली थी। तो OTT को लेकर आपका क्या विचार है? नहीं, OTT को लेकर के मेरा यही विचार है कि बहुत नए टैलेंट लोगों को मौका मिल रहा है, क्योंकि हर आदमी अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान की तरह काम नहीं कर सकता, स्टारों की तरह। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद मौका वहाँ ना मिले। और सबसे बड़ी बात, आजकल रीजनल भी फिल्में जो बनने लगे हैं उसमें से भी बहुत कलाकार निकल के आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और रील्स भी बनने लग गई अब तो घर घर में स्टार हो गए हैं। तो उन पर भी आपका टेक मैं जरूर लेना चाहूंगी। तो बस मेरा यही है कि आज सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है दिव्या जी, आप कितने भी, पहले क्या होता था भोजपुरी फिल्म में या किसी फिल्मों में, कि हिंदी फिल्मों में भी, कि एक विलेन, एक हीरो, एक हीरोइन, एक कॉमेडियन, एक आइटम सॉन्ग, थोड़ी सी फाइटिंग, एक आध रेप सीन, ये सब जरूरी थे, मसालेदार मसाला। लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई है, वो ऊब गए लोग देख देख करके। अब कंटेंट स्ट्रॉन्ग चाहिए जी, अब कंटेंट हीरो है। हीरो है। और नहीं तो फिर ठग जो हिंदुस्तान भी फेल हो जाएगी, कितने ही करोड़ लगा लो। तो नहीं, मजाक नहीं, मतलब बड़ी बड़ी फिल्में फेल हो जाएंगी, चाहे 500 करोड़ लगा लो। वो तो हमने देखा अभी। हाँ जी। तो और अगर दम है, बात के अंदर दम है, तो फिर तो लापता लेडीज लापता लेडीज भी हिट हो जाएगी, सुपर हिट। तो पंचायत भी हिट हो जाएगा, दोपहिया भी हिट हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि स्टार या तो फिर बाहुबली बनाओ, करेक्ट, या फिर शाहरुख खान जैसा वो फिल्म लेवल बनाओ, लार्जर देन लाइफ। हाँ, और या फिर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो। करेक्ट, क्योंकि ऐसी फिल्में देखने जाना है तो फिर आप दिमाग घर छोड़ के जाओ। करेक्ट। लेकिन अगर आपको अच्छी फिल्में देखनी है तो कंटेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, रोल हो, इसमें छोटे रोल भी। मेरे तो फेवरेट एक्टर जो है ना, नवाजुद्दीन, राजपाल यादव, पंकज त्रिपाठी, आशुतोष राणा, ये लोग जो है ना, ये इनके कौन से रोल मुझे फेवरेट लगते हैं जिसमें इन्होंने सिर्फ एक एक सीन किया है, छोटे छोटे रोल हैं, मुझे उसमें बेस्ट लगते हैं। आशुतोष राणा का गुलाम फिल्म में एक हाथ कटा हुआ है, वो सीन बेस्ट लगता है आज तक का, चाहे उन्हें कितना भी कुछ कर लिया हो, दुश्मनी या वो फलाना ढिकड़ा, लेकिन मुझे वो सीन नहीं जा रहा दिमाग से। नवाजुद्दीन का वो जो सरफरोश में जो माफी मांगता है पुलिस स्टेशन में, और दूसरा एक शूल में जो बैरा बना है, ये मुझे इतने पसंद है। और राजपाल यादव भी कूली का रोल किया शूल में हमारे साथ, छोटा सा रोल, ये जेन्युइन और अच्छे कमाल के, क्योंकि जब हम कोई उसमें नहीं होते ना, ओरे में या उसमें, तो कमाल बनता है, प्योरिटी होती है। हाँ, जैसे मधुर भंडारकर की पहली फिल्म थी चांदनी बार जी, वैसी फिल्म आज तक नहीं बन पाई। प्योरिटी थी सर। तो अभी प्रकाश झा भी गंगा जल टाइप नहीं बना पा रहे हैं ढंग से। गंगा जल से मुझे याद आया कि यशपाल जी, आपने उस जमाने में जब एक बॉलीवुड का अलग जोन होता था, आपने उसके इतर फिल्में करी, जैसे गंगा जल, लगान, अपहरण, अपहरण, छप्पन, यस जी, एकदम कल्ट फिल्में और बेहतरीन एक्टर्स के साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है, अभी भी पहला अगर आपका किसी को चेहरा दिखा दिया जाए जिसने कभी फिल्म भी नहीं देखा, उसके अंदर भी एक रेलेवेंस है। तो उस समय से आपने, मुझे लगता है कि कमर्शियल स्ट्रीम से हटकर और बखूबी आपने काम किया है। तो गंगा जल जब आपने की और आपका जो एक पर्सोना था या जिस तरीके का आप स्क्रीन पे नजर आ रहे थे, तो एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि आप, आशुतोष राणा, नाना पाटेकर, ये कुछ ऐसे कलाकार हैं जब गंभीर या उस तरीके का रोल करते हैं तो सच में डर लगता है। जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो सच में डर लगता है। करेक्ट। लड़कियां फोटो कहाँ खिंचाती हैं इतना 1-2 फीट की दूरी रखती है हमेशा, उनको दिमाग में वही है, सुंदर यादव। चलो, सुंदर यादव, मतलब मुझे अभी भी मतलब मुझे गूज बम्स आ जाते हैं, और मुझे, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में देखा है, मेरे डैड फैन है गंगा जल फिल्म के, और मैं बहुत छोटी
थी जब मैंने वो देखा, और मैं तो मुझे बस वो अभी आज कब्र में तक पैर मेरे वो लटके हुए हैं जहन मेरे में तो। है वो आपका किरदार। मैं तो जाने वाला हूँ, कब्र में पैर लटके हैं मेरे बस। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि वो बचपन का अभी तक वो मेरे जहन में है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत उतना इम्पैक्टफुल किरदार है सुंदर आपका। यादव नाम सुनते ही सर का चेहरा एकदम ऐसा आ जाता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। और कुछ सोच ही नहीं सकते आप उस किरदार के में, सर के अलावा कोई सोच ही नहीं आप सकते। देखिए सब फेल हो जाएंगे। आप ये देखिए इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन सब पे फेल हो जाएंगे। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि Correct. मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। Correct. तो जिस तरीके से डेब्यू फिल्म, मतलब कोई छोटा खेल नहीं है ये, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे पूरी फिल्म है, जी। और आप कोई स्टार पुत्र भी नहीं है, और आप कोई 50 करोड़ के लॉन्चिंग मैन भी नहीं हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल सी एक फिल्म, सिंपल सा कंटेंट स्ट्रॉन्ग लेकर के आप कर रहे हो। और सर इतने धुरंधर एक्टरों के बीच में एक एक्टर को परफॉर्म करना जिसका डेब्यू हो, मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जी, चैलेंज जी, था। बड़ी बात। यशपाल जी, अपने इस इंटेरोगेशन के किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मेरा इसमें जिनका मर्डर होता है, जस्टिस पराशर, जस्टिस पराशर, दर्शन जरीवाला है, जी। उनका मर्डर होता है। तो मैं उनका ड्राइवर हूँ, यूसुफ मोहम्मद शेख। और यूसुफ मोहम्मद शेख। जी। तो बस इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है हमारी। ये मतलब पूछताछ कर करके इसके एक एक, ऐसा थोड़ी कि एक ही बार में पूछ लिया, एक आज पूछा, फिर कल परसों, फिर आज के बाद, तो मतलब कर करके ऐसा हमारा निकाला। मैंने बताया था आपको, प्याज की परतों की तरह सरप्राइजिंग एलिमेंट बहुत हैं इस फिल्म के अंदर, और जो कि हर एक फिल्म की एक अच्छे कंटेंट की खूबसूरती होती है कि सरप्राइज होते होना बहुत रहने जरूरी चाहिए। है, तभी एंगेजिंग होता है कंटेंट, इतना एंगेजिंग है कि आप हिलेंगे नहीं। कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो करेक्टर में बहुत कुछ है ऐसा राज छुपे हुए उसके, पराशर के, और तो वो धीरे धीरे खुलते हैं। और फिर मैंने बताया कि जो बाकी करेक्टर हैं सारे, राजपाल यादव का, गिरीश कुलकर्णी का, और अपनी तारा, मैं उनका नाम क्या है, ऋतुजा शिंदे सर। ऋतुजा शिंदे। शिंदे, वो मराठी एक्ट्रेस है, कमाल की एक्ट्रेस हैं वो भी, और दर्शन जरीवाला, इन सब के आपस में जो रिलेशनशिप है और इनका जो नज़रिया है एज इंटेरोगेशन जो कर रहे हैं, उनका जो नज़रिया है वो साइकोलॉजिकली आपको हिला के रख देगा। वो मतलब कोई बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी भी हैं, करी भी हैं, लेकिन मर्डर मिस्ट्री कह लो या साइको थ्रिलर कह लो, इससे बढ़िया अभी तक नहीं किए मैंने। और जो मुझे डर था कि यार इसमें कास्टिंग अगर खराब हो गई तो ऐसे खत्म है, खेल खत्म है, एक भी करेक्टर बेकार हुआ। लेकिन टचवुड, यही किसी का ही डर था मुझे इस करेक्टर का, और वो सबसे बढ़िया और सबसे एनर्जेटिक। जब क्या बात है। जब हमारी पहली रीडिंग भी हुई थी तो मैं बहुत ही ब्लैंकली रीड कर रहा था सर के साथ, तो इन्होंने मेरे को साइड में लेकर गया और बोला यार कर पाओगे तुम। मैंने बोला सर अभी धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा जब हम सेट पे मिलेंगे तो आपको पूरा फुल प्रिपेयर्ड मिलूंगा मैं। तो जब हमने पहला ही सीन करा था मैंने सर के साथ, तो कट होते ही खुद ऐसे शॉक्ड में और इतने सरप्राइज तरीके से उन्होंने बोला यार खेला तो है तुमने। He was ready ना, he was, जितना हार्ड वर्क किया इसने जिस तरीके से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है इतना अपने आप को पूरा तब्दील कर देना उस करेक्टर के अंदर। एज मतलब अगर ये मनु सिंह है तो ये जो वो करेक्टर विशाल का है, आप उसको बिल्कुल डिफरेंट पाएंगे। और बहुत मेहनत की मैम पहले से ना, मतलब पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पे ओरिजिनल सब पुलिस वालों को देखते हैं, इंट्रो मुझे कह रहा है कि मुझे सर ओरिजिनल पुलिस स्टेशन में जाना है, तो ऐसे कौन बोलता है? मैं दिल्ली में ही था और जब मुझे सेलेक्ट किया गया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ इस रोल के लिए। तो मैं एक्चुअल लाइव इंटेरोगेशन दिल्ली में देख कर आया। वहाँ पे मैं पुलिस अफसरों के बीच में बैठा और एक्चुअल एक इनकाउंटर्ड क्रिमिनल साइड में था, तो मैं बस एज अ स्टूडेंट सबको धीरे धीरे सबसे कुछ ना कुछ लेता रहा। और फिर उसके बाद मैं एक लाइव कोर्ट हियरिंग सी में गया, वहाँ पे जाके भी बस मैं सुन रहा था कि लोग कैसे बात करते हैं, क्रिमिनल्स किस तरीके की, क्योंकि ये कैरेक्टर मोर देन फिजिकल, सब हर एक किरदार इज वेरी मेंटल, सब एक अलग ही तरीके के माइंड स्पेस में बंधे हुए हैं और मुझे हर एक किरदार को एक अलग ही नजरिए से देखना है। और उनको जो इंटेरोगेट भी कर रहा हूँ मैं,
उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेरोगेट कर रहा हूँ। अब जैसे मैं यशपाल दा को इंटेरोगेट करूंगा तो वो राजपाल सर को इंटेरोगेट करने का पूरा तरीका ये लगे, क्योंकि उनका कैरेक्टर थोड़ा बुजुर्ग है। अब मैं ऋतुजा को इंटेरोगेट करूंगा तो थोड़ी वो यंग है, तो आई हैव दैट चार्म विद हर, आई एम प्लेइंग विद हर, आई हैव दैट रिस्पेक्ट विद दोनों के लिए, यशपाल दा और राजपाल सर और वो के लिए। रिस्पेक्ट दिखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि एज एन कैरेक्टर तो रिस्पेक्ट है नहीं। ऑब्वियसली नॉट। और एज अ, क्योंकि पहली फिल्म है मेरी तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आई एम अ फैन बॉय, आई एम नॉट गोना लाई। मुझे बहुत सबकी ही, हम पले बड़े हुए हैं सर की फिल्में देख के, राजपाल सर की, यशपाल सर की। देख वो लो तो अभी ये, सामने खड़े हो जाए तो मैं तो बोल रही हूँ ना। अरे नहीं दिव्या जी, अभी ये आपके चैनल पे इसने बोला, ये कट करके मुझे दे देना, क्योंकि कल को ये लौंडा अगर स्टार बन गया, इरफान खान या कुछ ऋतिक रोशन जैसा कुछ हो गया, तब भी इसके भाव यही रहेंगे क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, ये मेरी दिल की आवाज है। जस्ट और इसमें सबसे खासियत मैम क्या है ना, कहानी में अगर आप देखेंगे तो जितने भी चारों सस्पेक्ट है ना, वो कह रहे हैं हम जस्टिस पराशर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर भी मार दिया। तो वो सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये भी जी, हम ऑफिसर मुझे भी लगता है पागल कि हो गया। ज्यादा कहानी थोड़ा ना- दर्शकों पे छोड़ दी जाए। हाँ, जी। 30 तारीख को Z5 पे Z5 आई रही रिलीज है। हो रही है इंटेरोगेशन, जरूर देखिए। और जितनी भी तमाम चीजें आप लोगों से मैंने सुनी है तो मैं तो पहली फुर्सत में देखूंगी, और Please, मुझे please. कमाल की कहानी लग रही है। और सब आप लोग हैं और वहाँ पे बखूबी आप लोगों ने काम किया है, तो मुझे वो हॉलीवुड के इतर जो आपने कहा है ना, मुझे ये इंटेरोगेशन ड्रामा देखना है। जी क्लोजिंग में यशपाल जी आपके किसी भी एक डायलॉग, चाहे इंटेरोगेशन का या कुछ हो, उसी से कराऊंगी, और क्लोजिंग आप अपने अंदाज में करिए। देखिए, क्लोजिंग डायलॉग क्या है, मेरे को ऐसा लगता आप नहीं कि किसी मैं तो कुछ भी अपना कुछ बनाकर, बस आपके अंदाज में मुझे क्लोजिंग करनी है इस एपिसोड की। इन द मूड ऑफ लव एक फिल्म का नाम है, जब मूड नहीं है पर क्या करें। चलिए, दिव्या जी ने बोला है तो एक लाइन में रावड़ी राठौड़ की बोल देता हूं। 100 साल जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं कि 100 साल की उम्र हो, एक दिन में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। ये बात मैंने नहीं, उस आदमी ने कही है जो अंदर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। सॉरी, बस इतना ही। Thank you so much for talking to Thank you so TV9 and much. all the Thank you. very best for interrogation. Thank you so so much. much. Thank you so Thank much. you. so much.